previous lecture, we have learnt about different parameters regarding kinetic theory of gases, like postulates of kinetic theory of gases, gaseous laws, which includes Boyle's laws and Charles' laws, and other many parameters regarding this chapter. Now, in this lecture, we are going to discuss about some other parameters for the same chapter. Now, our first parameter is here, degrees of freedom. What is degree of freedom? Degree of freedom. Let's learn about this. बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल कितने कितने इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है। जब भी बच्चों हम मैथमेटिक्स में किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेकर के तीनों को इंडिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, एक का प्रोजेक्शन अगले के अलोंग 0 हो जाता है, और इसी के सहारे से हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेंस बच्चों यहाँ पर ऐसे है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल एक समय पर नहीं बल्कि डिफरेंट समय पर डिफरेंट मोमेंट पर कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है, इसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेंस ये हुआ बच्चों, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑन विच गैस मॉलिक्यूल कैन मूव आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज रिटन ओवर हियर। बच्चों, यही चीज मैं आपको समझा रहा था, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई गैसियस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता हो। बच्चों, उसी नंबर को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। अब सवाल उठा, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस बात पे निर्भर करता है? तो मैं आपको बता दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों सबसे मेन रूप से डिपेंड करता एटॉमिसिटी पे। एटॉमिसिटी इन दी सेंस, सपोज मैं हीलियम गैस की बात करूं, मींस इसकी एटॉमिसिटी 1 हुई क्योंकि एक ही एटम का ये है। दूसरा, सपोज करिए मैं H2 हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो ये डाई एटॉमिक होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है। सपोज करिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2 की बात करूं, तो ये बच्चों ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या किसी गैस के लिए क्या होगा, ये बात उसके एटॉमिसिटी यानी उसके अंदर कितने एटम हैं इस बात पे निर्भर करता है। अब आइए वन बाय वन बात करते हैं। सपोज करिए मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करूं, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात मैं करूं जिसके अंदर केवल एक एटम हो, मॉलिक्यूल केवल एक एटम का बना हो, मोनो एटॉमिक हो। तो बच्चों, मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 मानी जाती है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस जो है वो एक समय पर या तो x के अलोंग होगा, या तो y के अलोंग चलेगा, या तो z के अलोंग चलेगा। एनालिसिस में कोई ना कोई एक लिया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 होगी और तीनों ही मोशन ट्रांसलेटरी होंगे। वही चीज यहाँ लिखा हुई है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 + 1 + 1। टी फॉर यहाँ ट्रांसलेटरी है क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन तीनों एक्सिस के अलोंग कर सकता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों यहाँ मोनो एटॉमिक के लिए 3 हो गया। मोनो एटॉमिक इन द सेंस मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन। सपोज करिए हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल होगा वो 2 एटम से मिलके बना होगा, जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2। नाउ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या क्या होगी, 1 + 1 + 1। ये तीनों ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पहले मोनो एटॉमिक के केस में थे वो तो इसमें होंगे ही होंगे, प्लस यहाँ पर इसमें रोटेशन का भी नाम लिया जाता है कि ये जो हमारा डाइपोल जैसा मॉलिक्यूल है, 2 एटम का मिलके बना है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों 2 रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिए जाते हैं, और सब मिला के यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या हो जाती है 5, जिसमें 3 होंगे ट्रांसलेटरी यानी 60% ट्रांसलेटरी हो गए, और बच्चों 2 होंगे रोटेटरी यानी कि 40% रोटेटरी हो गए। ठीक है, तो
तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक के केस में हो गया 5। अब बात रही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, क्या ख्याल है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज करी H2O एक गैस फॉर्म में आए, यानी कि स्टीम के फॉर्म में आए, तो क्या होगा और क्या होगा, तमाम चीज़ें, जैसे CO2, इन सब की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, मैं पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल कंडीशन नहीं दिया है, कोई भी अदर जानकारी नहीं दी है, तो ट्राई एटॉमिक चाहे जो भी दिया जाए उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 मानोगे, 6, जिसमें कि हमारा 3 होगा ट्रांसलेटरी बच्चों, यहाँ पर 3 ट्रांसलेटरी होगा, 2 यहाँ पर रोटेटरी होगा और एक वाइब्रेटरी लेकर चला जाता है। ट्राई एटॉमिक के केस में वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो आप 6 लेंगे, अदरवाइज मेंशन किए गए डेटा के अनुसार आप वहां वैल्यूज को लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन कहेगा। ठीक है, जैसे H2O है, H2O यहाँ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, और नॉन लीनियर के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही लेते हैं, और अगर लीनियर होता है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 या 7 लिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर इसकी जानकारी दी होगी, अमूमन इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, तो आप लोग ये जरा सा भी दिमाग मत लगाइएगा कि 6 लें कि 7 लें कि क्या लें। ट्राई एटॉमिक है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेंगे, अदरवाइज अगर दिया है तो दिए गए डेटा के अनुसार लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर आगे का जो टॉपिक है, सपोज करिए टेम्परेचर के इफेक्ट को हम देखना चाहें कि टेम्परेचर के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारा सपोज करिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें रोटेटरी और ट्रांसलेटरी तो ऑलरेडी थे। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं बच्चों तो क्या होता है ना, कि यहाँ पर इसमें वाइब्रेशन भी शुरू हो जाता है, इसमें वाइब्रेशन होना भी शुरू हो जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या इसमें बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डाई एटॉमिक के लिए 5 है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए तो यहाँ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 3 से ज़्यादा हो जाएगा, और डाई एटॉमिक के लिए 5 से ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो। वही बात मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। यही बात मैंने यहाँ लिखा, ऑल्दो मोनो एटॉमिक गैस हैज 3 and डाई एटॉमिक गैस हैज 5 degrees of freedom, but at high temperature the degrees of freedom of gases increases in the form of vibrational degree of freedom. Okay, now let's move down to next topic, which is here specific heat. स्पेसिफिक हीट यहाँ बच्चों स्पेसिफिकली हम दो तरह से पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम दो तरह से इसको अध्ययन करेंगे, दो तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात हम करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। बच्चों कोई भी सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट एक कॉमन टॉपिक हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, इसका मास सपोज करिए 1 हो, किसी यूनिट मास के बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी यूनिट मास मतलब 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, ऐसी कोई भी यूनिट हो सकती है। यूनिट मास के बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। देखिए अब उसी में बच्चों कई बातें, अगर हम 1 ग्राम कोई मास ले लें, उसका जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट की आवश्यकता पूछी जाए, क्या होगा 1 मोल लेने के बाद, तो बच्चों उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट बच्चों एक कॉमन टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिट मास
कि बॉडी का टेम्परेचर, सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सी राइज कराने के लिए जितने भी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है बच्चों, उसी को हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये टॉपिक हमारा है, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसको बच्चों हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन हुआ स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। उसी में अगर यही इंक्रीमेंट ऑफ हीट, मान लेते हैं यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, लेकिन ये प्रोसेस के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसी प्रोसेस के दौरान अगर वॉल्यूम को ना बदलने दिया जाए तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर यहाँ 1 मोल की बात होगी तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे, 1 ग्राम की बात होगी तो उसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। देखिए दूसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ये गैस बाय 1 डिग्री सी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिमिलरली अगर सेम प्रोसेस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं जरा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सीपी और सीवी टर्म से डिनोट किया जाता है, लेकिन जनरली सीपी और सीवी का जो टर्म होता है बच्चों, जैसा कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आगे कई जगहों पे मिल जाएगा। तो ये जो टर्म होता है जनरली स्पेसिफिक हीट जो होता है वो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी 1 मोल की बात यहाँ हो रही होती है। देखिए, जब हम किसी एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने आपको बताया था पॉइसन इक्वेशन लेते हैं, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जहां गामा क्या होता है, गामा को हमने कहा था एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू होती है रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। व्हाट इज सीपी? सीपी बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड सीवी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। जनरली ये बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। और गामा की वैल्यू बच्चों बाई फार्मूला होता है, जो इसको हम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहा करते हैं। गामा की वैल्यू बाई फार्मूला होता है 1+2/f, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलिए, अगर गामा की वैल्यू 1+2/f है तो जरा हम देखते हैं मोनो एटॉमिक के केस में क्या होगा। बच्चों मोनो एटॉमिक के केस में जो f यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो 3 होगी, और 3 इस फार्मूले में रखने के बाद हमको मिलेगा 5/3, यानी गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 यानी कि 1.67 के बराबर होगा। डाई एटॉमिक गैस की जहां तक बात है तो डाई एटॉमिक गैस के लिए बच्चों f की वैल्यू 5 होगी, और इस प्रकार से गामा की वैल्यू अगर हम बात करें कितनी होगी तो गामा की वैल्यू होगी 1+2/5, 1+2/5 यानी कि 7/5, जो कि 1.4 के बराबर आएगा। ट्राई एटॉमिक के लिए जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। इन जनरल कंडीशन में गामा की वैल्यू बच्चों 1+2/6 हो जाएगा। 2/6 + 1 अगर करते हैं तो 8/6 यानी कि 1.33 आ जाएगा। बच्चों अगर एयर के लिए निकालें, एयर तो एक मिक्सचर हुआ, उसमें मोनो एटॉमिक भी शामिल है, उसमें डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तमाम चीजें शामिल हैं। तो ज्यादातर प्रोपोर्शन जो होता है वो डाई एटॉमिक का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होता है हवा में, और फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सब गैसें और होती हैं। तो लगभग लगभग जो डाई एटॉमिक वाला है लगभग लगभग जो है एयर का भी वही होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.41 के बराबर होता है। बच्चों एक चीज एनालाइज किया जाए, देखा जाए तो देखिए सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जो गामा की वैल्यू है मोनो एटॉमिक के लिए, उसके बाद जो है डाई एटॉमिक के लिए, और सबसे कम बच्चों ट्राई एटॉमिक के लिए है। यानी एटॉमिसिटी अगर बढ़ता है, एटॉमिसिटी बढ़ने के साथ बच्चों यहाँ पर जो हमारा गामा की वैल्यू है वो घट रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। अब एक सवाल आप सबसे
पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है वो ये होता है कि ये कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कई सारी गैसेज भर दिए गए जिनकी एटॉमिसिटी अलग अलग है, यानी गामा की वैल्यू अलग अलग है। तो जो मिक्सचर होगा उसके लिए गामा क्या होगा? सपोज करिए जो मैंने घेर रखा है उसमें तीन गैसेज, 1 2 3, तीन गैसेज भरे हुए हैं। पहले गैस का N1 मोल है, आपको दिख रहा होगा, और उसकी एटॉमिस उसका जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है वो गामा 1 है। दूसरे के लिए N2 मोल है और एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बच्चों यहाँ पर गामा 2 है। और तीसरे के लिए नंबर ऑफ मोल जो है वो N3 है और एडियाबैटिक एक्सपोनेंट यहाँ के अंदर गामा 3 है, आपको दिख रहा होगा। तो जो मिक्सचर बन के आएगा, सबका यहाँ मिक्सचर बनेगा, उसके लिए क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इसको निकालने का तरीका जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। पहले का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय पहले का एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा -1, सेम चीज प्लस होगा दूसरे के लिए N2 डिवाइडेड बाय गामा 2 -1। फिर इसी तरह प्लस करते जाएंगे सबको, N3 नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय गामा 3 -1। जितने भी होंगे बच्चों सबको आप ऐसे जोड़ोगे, इक्वल टू लिखोगे कितना, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, जितने भी हैं नंबर ऑफ मोल सबके अलग अलग, सबको आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय गामा, किसका गामा? पूरे मिक्सचर का गामा -1। इस फार्मूले से दिए गए डेटा को आप रखोगे, सॉल्व करोगे, आपको उचित वैल्यू मिक्सचर के लिए गामा की मिल जाएगी, गामा ऑफ मिक्सचर आपको मिल जाएगा। इसमें बस वैल्यूज रखना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में जनरली हम उन गैसेज की बात करेंगे जो इमिसिबल हों। ऐसा ना हो कि हम दो गैस को या तीन गैस को मिलाएं और रिएक्शन करके कोई नया गैस बन जाए। सर यहाँ नॉन रिएक्टिंग गैसेज होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन जरूर किया होगा, आई होप। यहाँ पे देखिए, लेट नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर मिक्सड इन ए कंटेनर, देन द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस इज द इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ प्रोसीड डाउन। यहां पर बच्चों सवाल ये आता कि गामा की वैल्यू यानी एडियाबैटिक एक्सपोनेंट डिपेंड किस पे करता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट साफ साफ दिख रहा है, एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एफ ठहरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एटॉमिसिटी के ऊपर और बहुत थोड़ा बहुत टेम्परेचर के ऊपर। तो क्योंकि गामा एफ के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि गामा यहाँ एटॉमिसिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि एफ यहाँ एटॉमिसिटी के अनुसार बदलता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कुछ और है, डाई एटॉमिक के लिए कुछ और है, ट्राई एटॉमिक के लिए कुछ और है, मिक्सचर के लिए कुछ और है। तो उसी के आधार पर आप कह सकते हो गामा की वैल्यू एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इसका प्रभाव टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने ऊपर आपको दिखाए निकाल कर, इसमें देखिए सभी की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, गामा की वैल्यू जो होगी बच्चों, गामा की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैंने लिखा 1+1+2/f, 2/f। यहाँ के अंदर बच्चों f की वैल्यू, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम जो होगा मोनो एटॉमिक के लिए होगा 3 होगा, तो यहाँ 2/3 अगर रखेंगे तो 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम, यानी कि गामा की वैल्यू बच्चों 1 और 2 के बीच में आना तय है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गामा की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में आपको मिलेगा, कोई भी निकालेंगे। अच्छा, गामा के बारे में अगर इसके बच्चों यूनिट की बात की जाए, यूनिट इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर है, तो नंबर की कोई यूनिट तो होती नहीं है। तो बच्चों अगर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है तो ऐसे केस में यहाँ पर गामा की भी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट गामा हमारा यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसा कि वेव में मैंने आपको बताया था, साउंड की वेलोसिटी किसी गैस में होता है, न्यूटन जी का फार्मूला फेल हो गया था,
फिर न्यूटन जी ने आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया था गलती से, फिर लाप्लास जी ने उसको सुधारा था। ये इक्वेशन आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम इक्वल टू स्क्वायर रूट में गामा पी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ डी के जगह पर मैंने रो लिखा है, रो ठहरा डेंसिटी के बराबर। बच्चों यहाँ पर उसी को मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं गामा आर टी डिवाइडेड बाई यम नॉट। यम नॉट यहाँ मॉलिक्यूलर मास था। अच्छा, यहाँ आरएमएस वेलोसिटी की अगर बात करें, आरएमएस वेलोसिटी जो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर बच्चों आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई एम नॉट, या फिर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 3P बाई रो। अगर इन दोनों का बच्चों मैं रेशियो लेता हूं तो ये देखिए, इन दोनों का रेशियो लेने पर हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो मिलता वी आर एम एस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। VRMS is the RMS speed of the gaseous molecule, Vs in the sense velocity of sound in that gaseous medium। बच्चों इन दोनों का रेशियो आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई गामा, और गामा की वैल्यू तो स्क्वायर रूट में गामा की वैल्यू जो है बच्चों, क्योंकि 3 से कम ही होना है, इसलिए ये रेशियो हमारा 1 से बड़ा आना है, जिससे पता चलता कि आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो बच्चों यहाँ साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। आरएमएस वेलोसिटी गैसियस मॉलिक्यूल की साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं गणना से, कैलकुलेशन से ये बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब बहुत ही तेजी से हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, इवन साउंड की वेलोसिटी से भी तेज चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम यहाँ पे है बच्चों मेयर्स इक्वेशन। देखते हैं, नाम तो बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है। मेयर्स इक्वेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नाम की स्मार्टनेस से कुछ नहीं होने वाला, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे आदरणीय मेयर जी ने गैसेस के संबंधित एक रूल दिया, एक इक्वेशन दिया, जिसको बच्चों मेयर्स इक्वेशन का नाम देते हैं। और इस मेयर्स इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जहां ध्यान रहे Cp हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cv जो हमारा वो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक चीज स्पष्ट है, यहाँ क्लियर है, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, और आर ठहरा यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि यहाँ के अंदर बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि एक बात तो तय है, Cp माइनस Cv करने पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब Cp की वैल्यू Cv से क्या होगा, बड़ा होगा। किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए देखेंगे तो Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये रिकमेंड मैं करता हूँ, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि Cp और Cv जो इस इक्वेशन में यूज हुए, विशेष ध्यान रखिएगा, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात यहाँ हो रही है। सॉरी हाँ, यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, ना कि ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। मैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों, Cp और Cv जो यहाँ लिए गए इस इक्वेशन में, वो यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट हैं, यानी एक मोल की बात हो रही है, एक मोल की स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है बच्चों, ना कि यहाँ ग्राम स्पेसिफिक हीट है। अगर कभी क्वेश्चन में ग्राम स्पेसिफिक हीट देता है और आप इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हो, तो आपको उसको पहले तो मोलर स्पेसिफिक हीट में चेंज करना होगा, और इसके लिए मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जो कि आप देखिए कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे बच्चों मान लीजिए, जैसे ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इसको देखिए ध्यान से। मैंने लिखा लेट N2 यानी नाइट्रोजन जो डाइएटॉमिक है, गैस के लिए यहाँ पर मैंने दिया Cp माइनस Cv इक्वल टू ये। Cp और Cv को फिर मैंने मेंशन किया है, वेयर Cp एंड Cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों जब तक मेंशन नहीं होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा, Cp और Cv को आप ग्राम स्पेसिफिक हीट नहीं बल्कि मोलर स्पेसिफिक हीट इस इक्वेशन में समझेंगे। लेकिन अगर मेंशन किया जाता है तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, जैसे यहाँ मेंशन है, करा Cp और Cv ग्राम स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यहाँ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले तो थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा। दिया हुआ Cp माइनस Cv इक्वल टू ये,
अगर कोई बच्चा गलती करता है इसमें तो क्या गलती होगी, Cp माइनस Cv इक्वल टू ये, और उसको याद आएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, तो ये इक्वल टू आर कर देगा। लेकिन ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर में बच्चों मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ Cp और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट है, ना कि ग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन में Cp और Cv को ग्राम स्पेसिफिक हीट बताया गया है, इसलिए Cp और Cv को मोलर स्पेसिफिक हीट में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहां लिखा है, ये दिए हुए ग्राम स्पेसिफिक हीट नहीं, 1 ग्राम की बात हो रही, तो मोलर में बदलने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की बात हो रही है, 1 मोल का मास होगा बच्चों कितना, 28 ग्राम। तो 28 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब ये जो हमारे पास बन के आएगा, अब ये पूरा हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां जो भी आएगा, 28 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यहां जो भी आएगा बच्चों वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। मींस अब हम ये कह सकते हैं कि यहां के अंदर बच्चों आर की वैल्यू अब कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम ये बात क्लियर करेंगे कि आर इक्वल टू 28 ए होगा या ए इक्वल टू आर बाई 28 के बराबर होगा। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और मैंने दिया है बच्चों, देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है ऑक्सीजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू ये है, और नाइट्रोजन गैस के लिए Cp डैश माइनस Cv डैश इक्वल टू बी है। ये दो चीजें मैंने दिया है, एक ऑक्सीजन के लिए दूसरा नाइट्रोजन के लिए, लेकिन Cp और Cp डैश को मैंने ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बताया है, Cv और Cv डैश को ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताया है। तो अगर मेयर जी के इक्वेशन का हेल्प लेना है तो Cp और Cv को हमें पहले तो मोलर स्पेसिफिक हीट में बदलना पड़ेगा। पहले ऑक्सीजन की बात करें, ये यहाँ पर ये चीज दिया है, लेकिन Cp और Cv GSH का मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट है, उन्हें हमें मोलर स्पेसिफिक हीट में बदलना है। O2 मॉलिक्यूल का जो मास होता है बच्चों, मोलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है। तो ऐसा मोलर स्पेसिफिक हीट में बदलने के लिए इसको 32 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जाकर यहां मुझे आर की वैल्यू मिलेगी, यानी आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, आर की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 32 ए, और यहाँ से सेम चीज करेंगे, नाइट्रोजन के लिए अगर करना होगा तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आर की वैल्यू 28 ये आ जाए, 28 भी आ जाएगा। तो 32 ए या 28 बी, दिस मच वुड बी इक्वल टू आर। और इस तरह से बच्चों ये और बी में जो रिलेशन हमारा मिलेगा सॉल्व करने पर, 8 ए इक्वल टू 7 बी के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आल्दो अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग मैसेज करके मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, एक जरूरी टॉपिक जिसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। बच्चों, किसी गैस के इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो गैस के अंदर दो तरह की एनर्जी की पॉसिबिलिटी होती है। गैसियस मॉलिक्यूल जो विचरण करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, मोशन की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने की संभावना है, और उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होने की यहाँ संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। ध्यान रहे, इंटरनल एनर्जी किसी गैस का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी एब्सेंट होता है। तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक होती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी बच्चों, उसमें काइनेटिक भी होगा और उसमें पोटेंशियल भी होगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा, इन केस ऑफ रियल गैस द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन जीरो। आइडियल में तो जीरो था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। हेंस
इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नॉन जीरो। तो रियल के केस में बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को मिलाकर हम इंटरनल कहेंगे, और आइडियल के केस में क्योंकि पोटेंशियल होता ही नहीं तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वही बच्चों यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का काम करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों ये 2 पॉइंट लिखे हैं। मीन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडियल गैस के लिए बच्चों होगा हाफ केटी, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बच्चों मोनो एटॉमिक के लिए अगर देखा जाए तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो 3/2 केटी होगा, जिसका स्टडी अभी हम लोग डिटेल में आगे करने जा रहे हैं। और इसके लिए बच्चों हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोल्ट्जमैन जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी किसी गैस के मॉलिक्यूल के पास, जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटल इंटरनल एनर्जी उसके जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं उसमें इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो किसी गैस मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, मतलब एटम भी उसको कह सकते हैं, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकते हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसके इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उन्होंने ये बताया कि अगर मान लेते 3 जूल इंटरनल एनर्जी इसकी है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जूल 1 जूल 1 जूल रहेगा। अगर इसका 6 जूल है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 2 2 होगा, यानी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में इक्वल रूप से डिवाइड होगा। और इसमें एक बात और बताया, उन्होंने ये बताया कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इंटरनल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू होगी हाफ केटी। हाफ केटी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल से बता पाए होंगे, इतनी आसानी से नहीं निकला होगा। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों जो यहाँ पर एनर्जी होगी वो होगी हाफ केटी। हाफ केटी, हाफ केटी के 18 यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी यहाँ के अंदर हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर। ये किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के संबंधित एनर्जी हुआ। तो अब इसी के हिसाब से सोचिए इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या एफ है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केटी है, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा, एफ इंटू हाफ केटी। अब ये एक मॉलिक्यूल का आ गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एफ। अब एफ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी पर मोल, अब एक मॉलिक्यूल का इतना ऊपर पता चल चुका, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल आवोगाड्रो नंबर के बराबर, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों k इंटू एन ए, अगर इसी को बैलेंस किया जाए तो यहां के अंदर मिलेगा हाफ एफ के एन ए टी। के इंटू एन ए को हम कह सकते हैं कैपिटल आर। यहाँ पर बच्चों ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, यानी पर मोल जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ एफ आर टी। हाफ एफ आर टी बच्चों एन मोल के लिए क्या होगा, अगर एन एक मोल के लिए इतना हुआ तो एन मोल के लिए फिर जितना भी ये है उसको मैं स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एन मोल के लिए इंटरनल एनर्जी हो गया। एक बार फिर से देखें आप लोग बच्चों, यहाँ पर इनके बताए गए नियम के अनुसार जो इंटरनल एनर्जी उसका बंटवारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल रूप से होना है। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो इंटरनल एनर्जी आने वाला वो है हाफ के टी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या एक मॉलिक्यूल में एफ है तो पूरे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी हो गई वो हो गई हाफ एफ के टी। अब एक मॉलिक्यूल की इतनी हुई तो एक मोल की कितनी होगी, एक मोल की मतलब बच्चों आवोगाड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक मोल का यहाँ पर हमें इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा जो कि होगा हाफ एफ आर टी। इंटरनल एनर्जी एन मोल के लिए अगर पूछा जाए तो हाफ एफ एन आर टी, उसमें बच्चों एक मोल के लिए इतना तो एन मोल के लिए इतना। ठीक है, अब यहाँ के अंदर बच्चों अगर इसी फार्मूले को रूपांतरित करके ट्रांसफॉर्म करके या चेंज करके दूसरा रूप दिया जाए तो कुछ ऐसे होगा। देखिए इंटरनल एनर्जी जिसको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ उसी को मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया हूँ। सिंबल से कोई मतलब नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों अभी मैंने प्रूव किया ऊपर की इंटरनल एनर्जी होगा हाफ एफ एन आर टी। ठीक है, एन मोल के लिए। अब उसी को मॉडिफाई करके f/2 को मैंने 2/f नीचे लिख दिया, फिर
एक मैंने प्लस कर दिया इसमें और एक माइनस कर दिया, और बच्चों ऐसा करने पर हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल गई NRT डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा है बच्चों ये गामा के बराबर हो गया, और इस प्रकार से हो गया E की वैल्यू NRT डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। आपको मैं बता दूं बच्चों, ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते समय मैंने आपको कई बार बताया है, वहां ई ना लिखकर यू लिखा गया था, बस इतना अंतर है। मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला होता है जो कि सभी के लिए लागू होता, सभी केसेस में लागू होता है, सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में लागू होता है। ठीक है, चेंज की बात की गई थी तो यहाँ पर डेल्टा टी यूज हो गया था, टी के जगह पर, यू के जगह पर डेल्टा यू हो गया था। ठीक, अब यहाँ जरा थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कोई मोनो एटॉमिक गैस है बच्चों, तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम यहाँ गामा की वैल्यू 5/3 रख दें, मोनो एटॉमिक के लिए आपको याद होगा 5/3 आता था, ऊपर जाके देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ के अंदर अगर ये पूरा रख के चेक करते हैं तो E की वैल्यू इंटरनल एनर्जी हमारा 3/2 NRT आता है, और NRT को PV के बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है। तो इस प्रकार से E की वैल्यू हमारे पास हो गया 3/2 PV, और इस प्रकार से बच्चों E की वैल्यू 3/2 PV अगर है तो E/V की वैल्यू 3/2 P के बराबर हो गया। E/V का मतलब इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ये मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, इसी प्रकार से सबके लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम डाई एटॉमिक के लिए देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगा। यहाँ के अंदर बच्चों E की वैल्यू हमारी 5/2 NRT के बराबर आ जाएगा, और E की वैल्यू यहाँ 5/2 PV हो जाएगा। अगर E/V यहाँ के अंदर निकालना चाहें तो यहाँ के अंदर इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका E/V। इसकी वैल्यू अगर आप खोजने जाओगे तो ये मिल जाएगा 5/2 P। ठीक, तो इस तरह से सवाल आते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो आप मॉडिफाई करिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। ट्राई एटॉमिक के लिए देखेंगे, ट्राई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 NRT। जरूरत पड़ती है तो NRT के जगह पर आप लोग PV लिख लीजिएगा, और जरूरत पड़ती है तो E/V आप निकाल सकते, 3P के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर कई सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेज हों जिनके टेम्परेचर अलग अलग हों, एटॉमिसिटी यानी गामा की वैल्यू अलग अलग हो, सबको एक ही चैम्बर में बंद कर दिया जाए, तो जो मिक्सचर हमारा बनेगा उसका टेम्परेचर क्या आएगा। तो बच्चों देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर हम ऐसे बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं और जाकर मिक्सचर में एक मिक्सचर बना देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर अल्टीमेटली क्या होगा कि टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का तो एक ही आना है। तो कितना होगा टेम्परेचर, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सभी के इंटरनल एनर्जी का सम, जितना इंटरनल एनर्जी यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, सब जुड़ जाएगा इसमें जाकर। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूटिलाइज करेंगे, सभी के इंटरनल एनर्जी का सम करेंगे, N1RT1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1, N2RT2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1, N3RT3 डिवाइडेड बाई गामा 3 माइनस 1 इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई RT मिक्सचर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करके आप टेम्परेचर मिक्सचर का निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर गामा मिक्सचर आपको नहीं पता है तो ऊपर जा करके बच्चों जो इक्वेशन मैंने बताया है उसके हेल्प से गामा आप मिक्सचर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के अंदर बच्चों जो सिचुएशन हमारा बन रहा है, देखिए सपोज करिए यही इक्वेशन हो और इसमें जितने भी गैसेज मैंने मिक्स किए सबकी एटॉमिसिटी सेम रही हो, यानी सभी के लिए गामा की वैल्यू अगर सेम रही होगी बच्चों, तो यहाँ डिनोमिनेटर में गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, गामा माइनस वन। इसमें खास बात आपको ये है कि अगर डाई एटॉमिक डिफरेंट डिफरेंट गैसेज मिला दिए जाएं तो जो मिक्सचर बनेगा वो भी डाई एटॉमिक ही रहेगा, यानी उसके लिए भी गामा की वैल्यू सेम रहेगी। बच्चों तो यहाँ के अंदर आप ध्यान रखिएगा, अगर सेम एटॉमिसिटी वाले गैसेज मिलाए गए हैं तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी भी एटॉमिसिटी कंपोनेंट गैस के एटॉमिसिटी के बराबर होगा, और इस लिहाज से जो डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर मिक्सचर का हमारा आ जाएगा N1T1 प्लस N2T2 प्लस N3T3 डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं सबका सम, यहाँ आर आर चार दोनों तरफ से कैंसिल इस इक्वेशन में हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद यही अल्टीमेटली टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा उसके लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में, ध्यान रहे ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब ये रही बात जो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की। इसके रिगार्डिंग एक दो बातें और आपको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ अगला हेडिंग हमारा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचे खुचे हैं आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसको क्या है बच्चों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में हैं बच्चों, उन मॉलिक्यूल की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होती है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इसकी आरएमएस वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती, मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, क्या ये गैस इस एटमॉस्फेयर में रहता? नहीं सर, ये एस्केप करके इस एटमॉस्फेयर को पार कर जाता। तो हमारी धरातल, हमारा जो ग्लोब है वो एटमॉस्फेयर लेस हो जाता, यहाँ हवा रहता ही नहीं, तो यहाँ जीवन होना पॉसिबल ही ना होता। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि गैसेज का जो आरएमएस वेलोसिटी है बच्चों, भगवान ने, नेचर ने कुछ ऐसे मैनेज किया है कि आरएमएस वेलोसिटी यहाँ बच्चों एस्केप वेलोसिटी से कम बना रहे, और इस वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर टिका हुआ है। अगर बाय द वे कभी ऐसा हुआ टेम्परेचर इतना बढ़ जाए या कोई ऐसा कंडीशन बन जाए कि आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा या बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में गैसियस मॉलिक्यूल हमारे धरातल को छोड़कर, हमारे ग्लोब को छोड़कर एस्केप कर जाएंगे, और ये जो है जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उसी तरह से एटमॉस्फेयर लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला यहाँ पर चर्चा करते हैं आरएमएस वेलोसिटी की बात करें या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करें बच्चों, तो जैसे मैंने बताया था कि साउंड की वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट इक्वल टू पी बाई डी या पी बाई रो हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर मैं इस इक्वेशन में कांस्टेंट रखूँ, एम नॉट तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास है गैस का, तो बच्चों वो तो चेंज होने वाला है नहीं, तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट होगा। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि ऐसे केस में हम टेम्परेचर को ना अगर बदलें तो प्रेशर या डेंसिटी का यहाँ जो है आरएमएस वेलोसिटी या साउंड की वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ ग्राफ में मैंने दिखाया, देखिए प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट, एक फ्लैट सा ग्राफ दिख रहा है, फिक्स बना हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना बच्चों कि जब मान लो हम प्रेशर बढ़ाते हैं कहीं का, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। सपोज करिए प्रेशर हमारा 1 है, पी बाई रो कर रहा हूँ, पी 1 है, रो 1 है, प्रेशर बढ़ा दिया 2 कर दिया तो डेंसिटी रो की वैल्यू भी 2 हो जाती है, रेशियो उतना ही बना रहता है। इस आधार पे कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे बच्चों, कंडीशन इज दैट कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ऐसी परिस्थिति में प्रेशर या डेंसिटी का यहाँ आरएमएस वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूँ, या साउंड की वेलोसिटी किसी गैस में हो, ये प्रेशर या डेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ये बात, ये सारी बातें मैंने यहाँ मेंशन की है। अच्छा, इसके बाद एक इक्वेशन है, देखिए आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होती, इसी को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर बच्चों हम अगर पी की वैल्यू देखें तो आ जाएगा 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, और रो थारा डेंसिटी जिसको मास अपान वॉल्यूम लिख देंगे, पूरे गैस का मास डिवाइडेड बाई जिस वॉल्यूम में वो गैस ऑक्युपाइड है। तो ये एक इक्वेशन है जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी ये डायरेक्ट ही इक्वेशन पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट ही याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आज का लेक्चर जो कि था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट बचेगा जिसका सलूशन मैं आपको बाद में भेजूंगा, पहले आप थ्योरी का अध्ययन कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, और पूरे
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि आपकी तैयारी का कहीं से ब्रेक ना हो। इस समय कोरोना का खतरा चल रहा है जिससे बहुत सारा पैनिक फैला हुआ है, लेकिन ठीक है, साइंस के लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन बच्चों असंभव नहीं है। आज नहीं तो कल साइंस के सामने कोरोना नहीं टिकेगा, ये मेरा अडिग विश्वास है, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंशियल विश्वास है। और बच्चों जो है, जब जब भी कोई ऐसी आपदा आई है, साइंस पर मैं भरोसा करता हूँ। साइंस ने उससे निपटने का कोई ना कोई तरीका खोजा है, क्योंकि चीजें बिल्कुल नई हैं, नई तरह का वायरस है, इसलिए समय लग रहा है। थोड़ा और हो सकता है समय लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा और आई होप जल्दी आएगा जब साइंस के सामने ये कोरोना वायरस नहीं टिकेगा, इसको भागना पड़ेगा। तो ये तो एक दिन भागेगा ही, लेकिन आपकी तैयारी में कोई ब्रेक ना हो, इसलिए पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग लगे रहिए। एग्जाम का डेट एकाएक आएगा, उस समय आपको परेशानी हो सकती है। किसी तरह की कोई भी ढिलाई यहाँ आपको बहुत पीछे कर सकता है, इसलिए पूरे जैसे साल में आप तैयारी करते आए हो, पूरा मन लगा करके वैसे ही जारी रखें। जल्द ही खुशखबरी आई होप आए और आपका एग्ज़ाम डेट आए और आप लोग जो है मेहनत करके सिलेक्ट होके डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के मेरे सामने आए। बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपके सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। खुश रहिए, सेफ रहिए।